नमस्कार। आप देख रहे हैं डीए न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा है। मैं शकील साजिद। एक बड़ी खुशखबरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए। मंगलवार 28 अक्टूबर को 8वें वेतन आयोग की शर्तों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। अब इसके गठन के बाद आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर देगा। उम्मीद है कि नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। हालांकि पिछले ट्रेंड को देखते हुए सिफारिशों को पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है। यानी कर्मचारियों को करीब 1.5 साल का एरियर्स एक मुश्त या किस्तों में मिल सकता है। इस फैसले से करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। सरकार ने जनवरी 2025 में ही इस कमीशन के गठन का ऐलान किया था। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिलने का मतलब है कि आयोग को अपने काम, समय सीमा और जिम्मेदारियों की रूपरेखा मिल गई है। इस आयोग की चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई होंगी। आईएम बेंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम मेंबर और पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन मेंबर सेक्रेटरी होंगे। बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी यह फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें में इसे घटाकर 2.46 किया जा सकता है। हर वेतन आयोग में डीए महंगाई भत्ता 0 से शुरू होता है, क्योंकि नई बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ते को पहले से जोड़ा जाता है। अभी डीए बेसिक पे का 55% है, इसलिए जब डीए हटेगा तो सैलरी में बढ़ोतरी थोड़ी कम दिखाई दे सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी की मौजूदा बेसिक सैलरी 35,400 है तो 8वें वेतन आयोग के हिसाब से यह रुपए 87,084 हो जाएगी। डीए फिलहाल 0 रहेगा और अगर एचआरए 27% है तो वह रुपए 23,513 होगा। ऐसे में कुल सैलरी रुपए 1,10,597 के करीब बनेगी। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। इसे महंगाई और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। अगर पिछले वेतन आयोगों को देखें, 5वां वेतन आयोग 1994 में बना था और इसकी सिफारिशें 1996 से लागू हुई। 6वां 2006 में और 2006 से लागू हुआ। वही 7वां आयोग 2014 में बना और 2016 से लागू किया गया। इसी पैटर्न पर अब 8वां वेतन आयोग भी 1 जनवरी 2026 से शायद लागू होने की उम्मीद है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पे कमीशन के नियम पहले से तय रहते हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर इंटरिम रिपोर्ट आने के बाद वेतनमान लागू होगा। कमीशन सिफारिशें तैयार करेगा तो वह देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई, जीडीपी ग्रोथ और सरकारी खर्च को ध्यान में रखेगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि सैलरी बढ़ने से विकास कार्यों पर असर न पड़े और सरकार पर कर्ज का बोझ न बढ़े। राज्यों की आर्थिक स्थिति, पेंशन स्कीम्स और प्राइवेट सेक्टर की सैलरी का भी ध्यान रखा जाएगा, ताकि सरकारी सैलरी प्रतिस्पर्धी भी बनी रहे। सेंट्रल पे कमीशन हर कुछ सालों में बनाया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन सिस्टम को वक्त वक्त पर अपडेट किया जा सके। इसी क्रम में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी 2026 से लागू होने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की 25वीं सालगिरह पर इस बार कुछ बहुत खास होने वाला है। 5 नवंबर को नवा रायपुर का आसमान देशभक्ति, रोमांच और फख्र के रंगों से भर जाएगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना की मशहूर सूर्य किरण एरोबेटिक टीम वहां अपने शानदार हवाई करतब दिखाने आ रही है। ये वही टीम है जो आसमान में 9 विमानों के एक साथ उड़ान भरते हुए दिल का निशान, तीर की आकृति या बम्बू बर्स्ट जैसी फॉर्मेशंस बनाती हैं। जब ये विमान करीब 5 मीटर की दूरी पर एक साथ उड़ते हैं तो हर किसी शख्स का दिल थम जाता है। ऐसा नज़ारा देखने का मौका हर दिन नहीं मिलता। रजत जयंती यानी 25वीं वर्षगांठ पर होने वाला ये शो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की मेहनत, तरक्की और आत्मविश्वास की झलक है। अब सूर्यकिरण की टीम नवा रायपुर के आसमान में उड़ान भरेगी तो हर किसी के अंदर देश के प्रति गर्व और जोश की लहर दौड़ पड़ेगी। ये कार्यक्रम युवाओं के लिए भी बड़ी प्रेरणा बनेगा कि अनुशासन, टीम वर्क और लगन से कोई भी ऊंचाई हासिल की जाती है। सरकार, भारतीय वायुसेना इस कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी हुई है। उम्मीद है कि रायपुर और आसपास के जिलों से हजारों लोग, छात्र और परिवार इस शो को देखने आएंगे। ये पूरा आयोजन जन सहभागिता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनेगा।
आसमान में उड़ते विमानों को देखकर हर कोई यही सोचेगा कि भारत की असली ताकत और हिम्मत। अब बात करें सूर्य किरण टीम की, तो ये टीम भारतीय वायुसेना की पहचान है। साल 1996 में गठन हुआ। शुरू में टीम HJT 16 किरण और MK2 विमान से उड़ान भरती थी, लेकिन अब ये स्वदेशी तकनीकी से बने HAL हॉक MK132 एडवांस जेट ट्रेनर का इस्तेमाल करती है। ये अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। ये टीम एशिया की इकलौती 9 विमान वाली एरोबेटिक टीम है जो देश विदेश में अपने कर्तव्यों से भारत का नाम रोशन करती है। अब तक सूर्य किरण 700 से ज़्यादा बार प्रदर्शन कर चुकी है। भारत के अलावा श्रीलंका, दुबई, सिंगापुर, ब्रिटेन और थाईलैंड जैसे देशों में भी इसने अपने हुनर का जलवा दिखाया है। 2023 में जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट विश्व कप का आयोजन हुआ था, तब भी इस टीम ने आसमान में तिरंगे के रंगों से पूरे माहौल को देशभक्ति के जज्बे से भर दिया था। सूर्य किरण टीम के हर सदस्य के अंदर अद्भुत हिम्मत और अनुशासन होता है। आसमान में इतनी कम दूरी पर एक साथ उड़ते हैं तो एक पल की गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग, आत्मविश्वास और टीम वर्क की वजह से हर शो पूरी तरह सफल होता है। ये वो बात है जो नौजवानों को सिखाती है कि चाहे कितना भी मुश्किल काम हो, अगर टीम एकजुट है, मेहनत की जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि यह राज्य के लिए गर्व की बात है कि भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम रजत जयंती समारोह का हिस्सा बनेगी। ये सिर्फ एक शो नहीं बल्कि राज्य के विकास और देश के प्रति समर्पण की उड़ान है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने और अपने वीर वायु सैनिकों को सलाम करें। 5 नवंबर का दिन छत्तीसगढ़ के लिए यादगार बनने वाला है। इन 9 विमानों की गर्जना से गूंजेगा तब हर नागरिक के दिल में एक ही बात होगी, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में आज सुबह सुबह EOW यानी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में एक साथ कई व्यापारियों और सप्लायर्स के ठिकानों पर छापे मारे गए। ये कार्रवाई DMF स्कैम से जुड़ी बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक EOW की टीम ने कुल 12 व्यापारियों के घरों और दफ्तरों पर रेड की है। रायपुर में 5 जगह, राजनांदगांव में 4, दुर्ग में 2 और कुरुद में 1 जगह जांच चल रही है। ये कार्रवाई उन कारोबारियों पर की गई है जो माइनिंग यानी खनन से जुड़े कामकाज में है। बताया जा रहा है कि इन व्यापारियों पर DMF फंड से जुड़ी गड़बड़ी और फर्जी बिलिंग के आरोप है। रायपुर में वालफोर्ड सिटी इलाके में अमित कोठारी और अशोक कोठारी के घरों और ऑफिस पर छापे मारे गए हैं। दुर्ग में महावीर कॉलोनी में कारोबारी मनीष पारेख के यहाँ जांच जारी है। राजनांदगांव में भी EOW की टीम कई जगहों पर पहुंची है। यहाँ भारत माता चौक स्थित अग्रवाल निवास, सत्यम विहार में नाहटा निवास और कामठी लाइन में भंसाली निवास पर छापेमारी की जा रही है। इनमें कारोबारी राधा कृष्ण अग्रवाल, ललित भंसाली, यश नाहटा और रोमिल नाहटा शामिल है। DMF यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड असल में खनन से होने वाली आमदनी का एक हिस्सा होता है, जिससे खनन प्रभावित इलाकों के विकास के लिए खर्च किया जाता है। लेकिन अब आरोप है कि इस फंड से जुड़ी परियोजनाओं में कुछ सप्लायर्स और ठेकेदारों ने गड़बड़ी की है। फर्जी बिल लगाकर बड़ी रकम हड़पने की गंभीर शिकायतें सामने आई हैं। EOW की टीम ने छापेमारी के दौरान कई जगहों से दस्तावेज, कंप्यूटर और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कई और नामों के सामने आने की संभावना है। ये कार्रवाई राज्य में माइनिंग और सरकारी फंड से जुड़ी अब तक की बड़ी जांचों में से एक मानी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने पहचाने चेहरे कृति खरबंदा का जन्मदिन है। अपनी प्यारी मुस्कान, सादगी और मेहनत से उन्होंने बॉलीवुड में खास जगह बनाई है। 29 अक्टूबर को कृति अपना 35वां जन्मदिन मना रही है और इस मौके पर उनका पूरा करियर याद किया जाना है। कृति का फिल्मी सफर बहुत आसान नहीं रहा, लेकिन कभी उन्होंने हार नहीं माने। हिम्मत और लगन हमेशा रही, जिसने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। कृति खरबंदा का जन्म 29 अक्टूबर 1990 को हुआ और बचपन में उन्हें एक्टिंग में खास दिलचस्पी नहीं थी। मॉडलिंग के जरिए पहचान मिली। उनके लुक्स, उनकी मुस्कान और उनकी सादगी की वजह से लोगों का ध्यान उन पर गया और यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। मॉडलिंग के दौरान ही उन्हें साउथ इंडस्ट्री से फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। 2009 में उन्होंने अपने पहली तेलुगु फिल्म बोनी से एक्टिंग डेब्यू किया। ये फिल्म भले ही बहुत बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन कृति को पहचान मिल गई। उसके बाद उन्होंने साउथ की कई फिल्मों में काम किया। कृति ने कन्नड़ और तेलुगु सिनेमा में अपनी एक्टिंग से खूब नाम कमाया।
वहाँ उन्हें काफ़ी प्यार मिला और धीरे धीरे वह साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस बन गई। फिर उन्होंने तय किया कि अब बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। बॉलीवुड में कदम आसान नहीं होता, लेकिन कृति ने हिम्मत दिखाई और साल 2016 में राज रिबूट फिल्म से हिंदी सिनेमा में एंट्री की। फिल्म में उनके साथ इमरान हाशमी नजर आए। फिल्म से काफ़ी उम्मीदें थी क्योंकि राज सीरीज पहले से ही मशहूर थी, लेकिन अफसोस ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। कृति ने हार नहीं मानी, कई फिल्मों में काम किया, गेस्ट इन लंदन, वीरे की वेडिंग, यमला, पगला, दीवाना, फिर से, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म खास नहीं रही। लोगों ने उनकी एक्टिंग को नोटिस किया, लेकिन फिल्म में कुछ खास असर नहीं छोड़ी। एक्टर्स मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। कृति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2007 में आई फिल्म शादी में ज़रूर उनका कैरियर बदल दिया। इस फिल्म में उनके साथ राजकुमार राव थे और दोनों की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया। फिल्म की कहानी सीधी सादी थी, लेकिन उसमें इमोशन, प्यार और परिवार की बातें थी जो दर्शकों को छू गई। कृति की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और कहा जा सकता है कि यहीं से कृति को असली पहचान मिली। आज भी ये फिल्म टीवी और ओटीटी पर आती है तो लोग मज़े से देखते हैं। इस फिल्म की कामयाबी के पास कृति के पास बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे। साल 2009 में वह अक्षय कुमार, कृति सेनन, बॉबी देओल और रितेश देशमुख के साथ हाउसफुल 4 में नजर आई। फिल्म सुपरहिट रही और 200 करोड़ से ज़्यादा की कमाई हुई। फिल्म में बड़े सितारे ज़्यादा चर्चा में रहे, लेकिन कृति की स्क्रीन प्रेजेंस और सादगी ने ध्यान खींचा। इसी साल वह पागलपंती में भी नजर आई, जिनमें उनके साथ जान अब्राहम और पुलकित सम्राट थे। कृति ने 14 फेरे जैसी फिल्मों में भी काम किया और हर बार उन्होंने कोशिश की अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीते। उनकी फिल्मों में चाहे रोल बड़ा या छोटा हो, उन्होंने दिल से काम किया। यही वजह है कि आज उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग है। उनकी मुस्कान और नेचुरल एक्टिंग के दीवाने हैं लोग। पर्सनल लाइफ की बात करें तो काफ़ी खुश मिजाज और पॉजिटिव हैं वो। अपनी लाइफ को बहुत सादगी से जीती हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ मस्ती भरे वीडियो और तस्वीरें शेयर करती हैं। हाल के सालों में उनके और एक्टर पुलकित सम्राट की जोड़ी को लेकर भी खूब चर्चा में रही। अक्सर साथ में नजर आते हैं दोनों। उनकी केमिस्ट्री फैंस को बहुत पसंद आती है। आज कृति खरबंदा का नाम उन एक्ट्रेस में शामिल है जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से इंडस्ट्री में जगह बनाई है। उनकी कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने शून्य से शुरुआत की और आज अपने दम पर बॉलीवुड में पहचान बनाई। अगर इंसान में जज्बा और मेहनत हो तो सफलता ज़रूर मिलती है, भले ही देर से क्यों ना मिले। कृति ने यह साबित किया। आज उनके जन्मदिन पर उनके फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ दे रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बड़ी फिल्मों में नजर आए और उनकी प्यारी सी मुस्कान हमें यूं ही मंत्रमुग्ध करती रहे। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी गंभीर सी खबर। आजकल हवा का प्रदूषण बहुत बढ़ गया है और ये सिर्फ हमारे फेफड़ों और आंखों के लिए नहीं, बल्कि हमारे दिमाग यानी ब्रेन के लिए भी बहुत खतरनाक है। बहुत कम लोगों को पता है कि वायु प्रदूषण सीधे हमारे दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है। इससे ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रोक एक ऐसी स्थिति जिसमें दिमाग तक खून की सप्लाई अचानक कम या बंद हो जाती है। दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं और अगर समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा हो सकता है। हवा में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम सांस के जरिए अंदर ले लेते हैं। ये कण खून में घुल जाते हैं और हमारी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी इन कणों की वजह से खून के थक्के बन जाते हैं और ये थक्के ब्रेन तक पहुंचकर स्ट्रोक का खतरा बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये कण नसों में सूजन भी पैदा कर सकते हैं। दिमाग तक खून का सही ढंग से प्रवाह नहीं हो पाता। दिल्ली और भारत के कई बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर कई बार खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। लोग जानते हैं कि इससे फेफड़े और आंखें प्रभावित होती हैं, लेकिन ब्रेन और दिल को होने वाले नुकसान के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। लंबे समय तक प्रदूषण वाले इलाके में रहना या ऐसे वातावरण में काम करना स्ट्रोक का खतरा बढ़ा देता है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों में प्रदूषण का ज़्यादा असर देखा गया है। बच्चों का शरीर और दिमाग अभी विकसित हो रहे हैं, इसलिए प्रदूषण उनके विकास को प्रभावित कर सकता है। बुजुर्गों की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, उनका शरीर स्ट्रोक जैसी बीमारी को पहले से संवेदनशील होता है। मतलब यह नहीं कि वयस्क सुरक्षित है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों का जोखिम ज़्यादा होता है।
हमें कुछ आसान कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले घर के अंदर ज़्यादा वक्त बिताएं और सुबह शाम के वक्त जब हवा सबसे ज़्यादा ख़राब होती है तब खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। घर में एयर प्यूरीफायर लगाना मदद करता है। बाहर जाते वक्त अच्छी क्वालिटी का मास्क पहने और कोशिश करें कि ज़्यादा ट्रैफिक वाले इलाके में समय ना बिताएं। ज़रूरी काम हो तो दोपहर में करें, क्योंकि सुबह और शाम प्रदूषण का स्तर सबसे ज़्यादा होता है। घर में पौधे लगाना हवा को साफ करने में मदद करता है। बच्चों को बाहर खेलते वक्त मास्क पहनने की आदत डालें। जिन्हें पहले से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या दिल की बीमारी है, उनका ध्यान ज़्यादा रखना है। ये लोग स्ट्रोक जैसी बीमारियों को पहले से जोखिम में होते हैं। स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण चेहरे का एक हिस्सा अचानक ढीला पड़ जाना, हाथ पैर की कमजोरी या बोलने में कठिनाई जैसे संकेत मिल सकते हैं। अगर ऐसा लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। स्ट्रोक में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहले 4-5 घंटे में सही इलाज मिलने से जीवन बच जाता है और स्थायी नुकसान कम हो सकता है। हम खुद भी स्ट्रोक से बचाव कर सकते हैं। हल्की एक्सरसाइज करें, संतुलित और हेल्दी खाना खाएं, ज़्यादा नमक और तेल का सेवन कम करें, धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं, पर्याप्त नींद लें, स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन करें और नियमित हेल्थ चेकअप कराएं। लगभग 80% स्ट्रोक के खतरे को इससे कम किया जा सकता है। याद रखें, प्रदूषण सिर्फ सांस की बीमारी नहीं, हमारे ब्रेन और दिल के लिए भी बड़ा खतरा है। छोटे छोटे कदम जैसे मास्क पहनना, एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल, ट्रैफिक वाले इलाकों में कम वक्त बिताना और हेल्दी लाइफस्टाइल हमें स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों से बचा सकता है और एक सुरक्षित और लंबी जिंदगी दे सकता है। आज पुनीत राजकुमार सिर्फ जो एक सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि असली ज़िंदगी के हीरो थे। उन्हें लोग फिल्मों के लिए जानते हैं, लेकिन असल में उनका दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी समाज सेवा में लगा दी। उन्होंने 26 अनाथालय और 46 फ्री स्कूल चलाए, जहां गरीब और बेसहारा बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। इतना ही नहीं, पुनीत ने 10 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड जीता था। अवार्ड उन्हें फिल्म बेटड्डा हु के लिए मिला था। बचपन में ही इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन पुनीत ने कर दिखाया। पुनीत राजकुमार का निधन 29 अक्टूबर 2021 को हुआ। उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। खबर सुन के उनके फैंस और कर्नाटक के लोग बहुत दुखी हो गए। पूरा शहर शोक में डूब गया और सरकार ने बेंगलोर में धारा 144 लागू कर दी थी। शराब की बिक्री तक 2 दिन के लिए रोक दी गई। लोगों के दिलों में उनकी छवि एक नेक और दयालु इंसान की थी। उनकी दरियादिली और समाज सेवा के कार्य आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी पुनीत राजकुमार हमेशा तैयार रहते थे। 2019 में जब उत्तरी कर्नाटक में बाढ़ आई थी तो उन्होंने सबसे पहले मदद के लिए हाथ बढ़ाया। कोरोना के वक्त उन्होंने 50 लाख रुपए कर्नाटक सरकार के रिलीफ फंड पे दिए। 26 अनाथाश्रम, 16 वृद्धाश्रम और 19 गौशालाएं चलती थी, 46 स्कूलें। उन्होंने अपनी आंखें भी दान किया और उनके बाद पूरे कर्नाटक में 1 लाख लोगों ने आंखें दान की। पुनीत राजकुमार साउथ के सबसे बड़े स्टार्स में थे। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी, जिनमें जेम्स राजकुमार, अंजनी पुत्रा, नता सार्वभौमा, युवा रत्ना, डूड मन्ने, हुडगा, गंधदा गुड़ी, जैकी, मिलाना और पावर जैसी फिल्में शामिल हैं। उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी 14 फिल्में लगातार 100 दिनों तक थिएटर में चली, जो उनकी लोकप्रियता का सबूत है। पुनीत राजकुमार का जीवन पूरे का पूरा इंसानियत और समाज सेवा के लिए था। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने सिर्फ बच्चों और बुजुर्गों के लिए नहीं, बल्कि जानवरों के लिए भी काम किया, लोगों के लिए अच्छा काम किया और अपने काम से सबको प्रेरित किया। उनके नेक काम, उनकी इंसानियत और उनका प्यार लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा, भले आज वो हमारे बीच नहीं है। उनके द्वारा किए गए नेक कार्यों को याद करके सीख लेते हैं कि असली हीरो वही होता है जो दूसरों की मदद करता और अपने समाज के लिए कुछ करता है। पैसा, नाम और शोहरत महत्वपूर्ण है, लेकिन इंसानियत और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी दौलत है। समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए और ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए। ये सिखाया है स्वर्गीय पुनीत राजकुमार ने। आज उनकी पुण्यतिथि पर डीए न्यूज़ प्लस और शकील साजिद उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। आज के लिए चर्चा है में सिर्फ इतना ही। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।